जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले पर रोज बड़े बड़े बयान दे रहे उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान पर हमले की मांग कर रहे उमर अब्दुल्ला अब भागते हुए दिल्ली आए हैं। दिल्ली की दौड़ लगा दी है और यहाँ पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को यहाँ भी आईना दिखा दिया गया और उन्हें पीएम मोदी से डांट खाकर ही वापस जाना पड़ा। उन्हें उनकी हकीकत दिखा दी गई, जो वो यहाँ पर अपने लिए लॉबिंग करने आए थे। तो पीएम से तो उन्हें इस तरह की सख्त उनको बात तो सुननी ही थी कि उन्होंने अभी तक केंद्र के लिए, भारत के लिए क्या किया है, जो वो अपनी बात करने आए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, उमर अब्दुल्ला जो इतने दिनों से रेजोल्यूशन ला रहे थे, विधानसभा का सत्र लगाया, बातें कर रहे थे, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान पर हमला करने की, जवाब देने की बात कर रहे थे, कश्मीर में बैठे थे, तो उन्हें अचानक यहाँ दिल्ली में आके पीएम मोदी से मिलने की क्या जरूरत पड़ी। गृह मंत्री से भी नहीं मिले हैं, अमित शाह से भी नहीं मिले, सीधे पीएम मोदी से मिले। ऐसा लगा जैसे कोई डर है, कोई घबराहट है कि तुरंत दिल्ली की फ्लाइट निकालो और चले, हम अपनी बात कुछ बताएं। एक घबराहट, और वही घबराहट जो कि पाकिस्तान में दिख रही है। जैसा खौफ पाकिस्तान में दिख रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इधर उधर मुसलमान देशों से मदद मांगने में लगे हुए हैं। भले ही भारत का विपक्ष कुछ भी कहे कि कब हमला होगा, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ की हालत से पता चलता है कि पाकिस्तान में कैसा डर का माहौल है। 3 दिनों में मुस्लिम देशों के 3 एम्बेसडर से मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने। पश्चिमी देशों से तो मदद मिल नहीं रही है, डोनाल्ड ट्रंप तो देखते भी नहीं है उनकी तरफ। तो यहाँ पर पहले यूएई के एम्बेसडर से इन्होंने बात की, फिर कुवैत के, और अब एक दिन पहले सऊदी अरब के एम्बेसडर से बात की है, राजनयिक से इन्होंने बात की है, ताकि यहाँ पर भारत के साथ उनके संबंधों का फायदा उठाया जा सके, भारत को शांत किया जा सके। एक ही मकसद है कि भारत को सैन्य कार्रवाई से रोका जा सके, जिसका पाकिस्तान को डर लग रहा है, और वही कि हम बातचीत से बैठकर इसे सुलझा लेंगे, कोई मध्यस्थता कर लेगा। और क्योंकि सऊदी अरब यूएई के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, और पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम देश है, तो उसके संबंध तो किसी भी स्थिति में खराब ही नहीं होंगे, जो है कम या ज्यादा बने रहेंगे। तो वो इन संबंधों का फायदा उठाकर भारत को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और इसीलिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि पीएम मोदी को मना लो। लेकिन भारत ने तो किसी भी मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। यहाँ पर कोशिश तो यूएन की तरफ से भी हुई, सऊदी अरब की तरफ से हुई, लेकिन भारत अपने फैसले खुद लेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची है, दवाइयों का स्टॉक रखा जा रहा है, बच्चों को मरहम पट्टी करनी सिखाई जा रही है पीओके में, ताकि कैसी भी भारत जब हमला या भारत की तरफ से कोई भी सैन्य कार्रवाई हो तो उसमें पाकिस्तान जो है वो पहले ही धराशायी ना हो जाए। तो कितना खौफ है पाकिस्तान के अंदर कि इनके नेता जो कभी खून बहाने की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो, वो अब खड़े होकर पाकिस्तान में ये कह रहे हैं संसद के अंदर कि हमें आतंकवाद को पोषित नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये पास्ट की बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए था, आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करता है, और ये बात वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो खौफ है, वो खौफ नजर आ रहा है इधर। ऐसा ही उमर अब्दुल्ला के ऊपर जैसे उधर भी कोई कार्रवाई होने वाली है। देखिए, कश्मीर में भारत सरकार जो है वो 2 तरह से निपट रही है। एक, पाकिस्तान को निपटाया जा रहा है, दूसरा कश्मीर के अंदर जो वहां पर भेदी बैठे हुए हैं, जो वहां पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। एनआईए की जांच चल रही है और गहन जांच है, सर्विलांस है। डीजी वहां पर होकर आ चुके हैं और 200 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जो उसमें संदिग्ध है उसको, उसके ऊपर और आगे जांच हो रही है। और पूरा ये कैसे, ये देखिए, एक हमला हुआ, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, किस किस ने मदद की, अभी उन दुकानों पर भी नजर रखी जा रही है। उनके ओनर्स को भी बुलाया गया है जो उस दिन बंद थे, जो रोज खोल रहे हैं अपनी दुकान, लेकिन हमले वाले दिन बंद थे। तो शक तो होता है, तो उनको भी जांच के लिए बुलाया गया है। और इसमें लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट की बात भी आ रही है। जिस तरह से लोकल टूर ऑपरेटर्स ने पहलगाम का वो इलाका समय से पहले खोल दिया, जो जून की शुरुआत में खुलना था अमरनाथ की यात्रा के लिए, उसे इन्होंने अभी अप्रैल में ही खोल दिया, और खोलने के 2 दिन के अंदर यानी 22 तारीख को हमला हो जाता है। तो इसमें लोकल टूर ऑपरेटर्स का हाथ तो इसमें सामने आ रहा है। साथ ही अब जब खुल गया था, लोकल टूर ऑपरेटर्स इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं,
तो क्या वहां की लोकल अथॉरिटी विधायक को पता नहीं है टूरिज्म मिनिस्ट्री कहाँ सो रही थी? आप सुरक्षा की बात करेंगे कि सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन लोकल सपोर्ट बहुत मायने रखता है। क्या टूरिज्म मिनिस्ट्री को पता नहीं चला? क्या इनके विधायक को पता नहीं चला? इनकी तो सरकार है भाई वहां, कि वहां हो क्या रहा है लोकल लेवल पर। बिना राज्य सरकार की मदद से सुरक्षा और शांति आ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये लोग अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देते हैं। तो अब जब एनआईए यहाँ पर बेरोक टोक जांच कर रही है, जब सेना को छूट है, जांच एजेंसियों को छूट है, तो अब्दुल्ला की हालत खराब है। ये वजह इसकी यहीं से है कि दिल्ली दौड़ क्यों लगाई गई है, क्योंकि एनआईए इनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है, दरवाजा खटखटा रही है, अभी तक अंदर नहीं घुसी है, लेकिन बस बहुत इनके करीब है। और डर इन्हें ये लग रहा है कि हमारी सरकार तक, हमारे मंत्री, हमारे नेता और खुद अब्दुल्ला तक कहीं एनआईए ना पहुंच जाए और फिर इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, जो जमहूरियत जमहूरियत कहकर भारत का खून चूसते रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने चुनाव कराकर अपना मजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि अलगाववाद के नाम पर ये लोग, कश्मीरियत के नाम पर ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, और इसके सबूत सामने आ जाएंगे तो उमर अब्दुल्ला फंस जाएंगे। इसीलिए जब से ये हमला हुआ है, आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला परिवार पाकिस्तान की घोर बुराई करने में लगा हुआ है। वो फारूक अब्दुल्ला जो जब से जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है, तब से पाकिस्तान का साइड ले रहे हैं, जो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। वही बात जो पाकिस्तान के नेता, जो हाफिज सईद जैसा नेता कह रहा है, वही बात फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं। भारत को डराना कि हमला हो गया, युद्ध हो गया, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर परमाणु हमला कर सकता है। युद्ध तो कई हो गए हैं और पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है ये करने की, लेकिन ये लोग पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान परस्त हैं और यहाँ लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और इसके जरिए वहां पर अलगाववाद को ये लोग बढ़ावा देते हैं। आज वही फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पाकिस्तान में जमकर बैठ जाओ, उसके टुकड़े कर दो। आखिर क्यों? जिन्होंने आज तक आतंकवाद के हमले की कभी निंदा नहीं की विधानसभा के अंदर, ऐसा नहीं है वहां पहली बार हिंदू मारे गए हैं, वहां पर राहुल भट्ट को भी निशाना बनाया गया, वहां पर यूपी से आए मजदूर को भी, बिहार से आए मजदूर को भी निशाना बनाया गया, और वहां पर टनल खोद रहे सामान्य जो वहां पे काम करने वाले हैं उनको निशाना बनाया गया, सब हिंदू थे। और कोई मुसलमान एक डॉक्टर मरा भी है तो वो गेहूं में घुन की तरह पिसा, टारगेट इनका हिंदू ही रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कभी इसका खंडन नहीं किया और ये नहीं किया कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं यहाँ पर आतंकवाद खत्म करने के लिए। लेकिन आज कह रहा है, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो हिंदुओं को टारगेट करके और बता कर मारा गया कि तुम हिंदू हो और हम तुम्हें मार रहे हैं, जिससे इनकी पोल पट्टी खुल जाती है कि हम तो भाई भाईचारा निभाते हैं। ये भाईचारा दिख जाता है क्योंकि कश्मीर के 2 आतंकवादी थे, 5 में से 2 वही कश्मीर के थे। आदिल हुसैन उसमें से एक था जो 2023 से वहां बैठा था, जिसने आतंकवादियों को वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो इनकी कश्मीरियत दिख गई कि कश्मीरियत किस तरह से आतंकवाद का ही, अलगाववाद का ही दूसरा रूप है। तो फंसना तो था ही, तो अब तो सफाई देनी पड़ेगी। दूसरा जो जांच हो रही है, इन्हें अंदरूनी तौर पर तो पता है, तभी इन्होंने पल्ला झाड़ा कि सुरक्षा व्यवस्था में तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जांच होगी तो बात आएगी, बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। कैसे ये हमला, इतना बड़ा हमला हो जाता है जैसे ही चुनाव होते हैं। अभी तक जो हमला हुआ है, चाहे वो पुलवामा का हुआ हो, उसमें या तो सैन्य ठिकाने पर होता है या फिर जो सैनिकों की बस थी उस पर हुआ, लेकिन सिविलियंस पर नहीं हुआ। किस तरह से ये लोग सिविलियंस को घेर कर, ये इतने दिनों की वहां पर घात लगाकर बैठे थे, किस तरह से वहां पर हमला हो, और वो भी पुलवामा वगैरह जो हमले हुए 370 हटने के बहुत नजदीक हुए थे। तब तक इनका जो पूरा पैटर्न था, जो इनका वहां पर एक तरह से रैकेट था, चेन थी, वो धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन अब तो 2025 हो गया, उसके बाद से तो ऐसा हमला हुआ नहीं। लेकिन अब कैसे हुआ कि जबकि पिछले साल चुनाव हुए हैं, क्योंकि हिम्मत बढ़ गई, सपोर्ट बढ़ गया, और जरा सा केंद्र सरकार दखल दे तो ये लोग फेडरल सिस्टम कहने लगते हैं। तो उमर अब्दुल्ला को अब डर है कि एनआईए की जांच इन तक पहुंचेगी, इससे पहले दिल्ली हो आओ और पीएम मोदी से आकर यहाँ पर गुहार लगाओ कि हम तुम आपके साथ हैं, हम किसी भी कदम में आपके साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहा है, हम पर शक मत कीजिए, हम इसमें शामिल नहीं है। यही इनके बीच में चर्चा हुई है। उमर अब्दुल्ला की सफाई यही है कि हमारी तरफ से कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारी तरफ से सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, हम आगे भी पूरा सपोर्ट देंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है वो पहले से ही सतर्कता बरतने लगता है, तो वही इनकी दाढ़ी में तिनका है और ये वही करने यहाँ पर गए थे। लेकिन पीएम मोदी ने भी इनको खूब आईना दिखाया और साफ तौर पर इन्हें बताया कि आज आप बात कर रहे हैं सपोर्ट की, लेकिन पहले कब सपोर्ट था?
पहले कब आपने जो है केंद्र सरकार से वहां के लोगों को जोड़ने में मदद की? केंद्र की योजनाएं चलती हैं, क्या आपने उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद की? आप हमेशा एक दीवार बनकर खड़े रहे कश्मीर के लोग और सरकार के बीच में। आपने एक दीवार का काम किया है। ये जो प्रेशर कुकर थ्योरी बोलते हैं, ये हमेशा दीवार बने रहे कि भारत सरकार और वहां के लोग जुड़ ना सके, उन्हें ये ना पता चल सके कि भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और बस उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारे लिए तो अब्दुल्ला और मुफ्ती बैठे हुए हैं, ये दो परिवार यही करेंगे। और इन्होंने अपनी जेबें भरी और इसको अपनी कश्मीर को अपनी रियासत बना लिया कि ये तो हमारे बाप की संपत्ति हो गई है, ये इन्होंने समझ लिया। तो अब जब इनको आईना दिखाया गया कि आपने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पर जब यहाँ 370 हटा तब भी आपने सपोर्ट नहीं किया, जब सरकार बनी तो रेजोल्यूशन में कह रहे हो 370 लाएंगे 370 लाएंगे, तो ये किस तरह का सपोर्ट है? आप वहां पर जो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के जो दिवस होता है, यूटी दिवस, उसमें आप शामिल नहीं हुए। आपने ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद कभी सपोर्ट ही नहीं किया है, तो आज आप किस हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट मांगते हैं? और उमर अब्दुल्ला को देखिए, डर तो ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर इनका ये राजनीतिक इंटरेस्ट भी होता है। अगर कहीं युद्ध छिड़ जाता है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके का जो उधर कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहां पर अगर इस तरह का कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो ऐसे में लोकल गवर्नमेंट की शक्तियां जो है वो खत्म हो जाती है, सीज कर ली जाती है। सिर्फ उसे कौन चलाता है? यहाँ से केंद्र सरकार। क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट रहेगा तो फिर टकराव होता है, शक्तियों का टकराव होता है, और ऐसे में क्योंकि युद्ध का माहौल है तो सब कुछ तुरंत होना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए कि इधर फाइल उधर फाइल पहुंची हुई है। तो पूरी अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास होती है, रक्षा मंत्रालय के पास होती है, और रक्षा मंत्रालय सब फैसले लेता है। एक समझ लीजिए कि सब कुछ रुक जाता है, एक तरह से सिर्फ वहां पर सैन्य कार्रवाई हो रही होती है। तो इनको ये भी डर है कि भाई ऐसा कुछ हो गया, हमला वमला कुछ हो गया, युद्ध जैसी स्थिति अगर हो गई तो हमारा अभी तो सत्ता मिली है, वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो इनको तो कई डर है, और निकल गई तो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी? ये जो डेमोक्रेसी का मजा उठाते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह का हमला हुआ है, तो आपके डेमोक्रेसी लाने का फायदा क्या हुआ? चुनाव कराने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि आपका चुनाव तो भाई आपने कहा था कि लोग खुश होंगे इससे, लोगों जो हैं उनका भारत पर और विश्वास बढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने तो लोग मरवा दिए, हिंदू मरवा दिए चुन चुन कर। तो अभी भी उनके अंदर ये भावना खत्म नहीं हुई है, और आप खत्म कराने की कोशिश नहीं करते। तो उमर अब्दुल्ला को बहुत सारे उनके जो इनके अपने कुकर्म है, जो इनकी अपनी हकीकत है, वो तो याद दिलाई गई, और साथ ही उमर अब्दुल्ला यहाँ से मुंह लटका के ही लौटे हैं। जो होगा, चाहे वो कार्रवाई हो, चाहे एनआईए की जांच में कुछ भी आए, वो तो सामने आएगा ही और कार्रवाई होगी ही। और ये लोग यहाँ झूठी झूठी बातें करके, घड़ियाली आंसू बहा के, ये लोग बचने वाले नहीं है। ये लोग गिरगिट की तरह है कि जहां पर लगा जरूरत है वहां रंग बदल लिया। अभी भी इन्होंने रंग बदला हुआ है, असलियत में तो इनकी हाल वही है। और ये लोग जैसे ही स्थितियां थोड़ी अगर वहां पे सामान्य होंगी तो फिर ये उसी मोड में आ जाएंगे, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि सामान्य कश्मीरी, निर्दोष कश्मीरी और जो लोग मिले हुए हैं उनमें अंतर करना चाहिए। कैसे अंतर करना चाहिए? आतंकवादी और आतंकवाद समर्थक के बीच में आपको कैसे पता चलेगा कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है? बंदूक उठाने वाला आपको दिखता है, लेकिन बंदूक उठाने वाले को जो घर में समर्थन दे रहा है, घर में रख रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उसकी जांच करके ही पता चलेगा। आपको कोई स्कैनिंग मशीन तो होती नहीं है दिमाग पढ़ने की, और जांच करने के लिए बुलाना पड़ेगा। यही ये शील्ड देते रहे हैं कि कोई भी आतंकवादियों को समर्थन करे लेकिन सरकार कार्रवाई ना करे, तब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। और उमर अब्दुल्ला अब जो है अपने राइट्स की बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अपने लिए ये लोग कुछ रहम मांग रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौटने वाले हैं। और डर तो ये भी है कि अब आने वाले वक्त में जो छोटी मोटी पावर इनके हाथ में है वो भी ना छिन जाए, और यहाँ तक कि एनआईए की जांच जो है वो इनके घर तक ना पहुंच जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।